स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने देखा कि उसके पास जितने पैसे हैं उतने में वह कटिहार तक का ही टिकट खरीद सकता है। और यदि उसके पास की चवन्नी नकली निकली तो सेमापुर तक का ही टिकट खरीद सकेगा। गाड़ी में बैठते ही वह सोचने लगा कि वह बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है। वह 5 बजे भोर में ही कटिहार स्टेशन आ गया। उसे जलालगढ़ जाना था। जलालगढ़ 20 कोस। वह बड़ी बहू द्वारा की जा रही प्रतीक्षा को याद कर और महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तो वह तेज गति से चला गया। कस्बे शहर में उसने पानी पी लिया। उसके नथुनों में बासमती धान के चूड़े की महक समा रही थी। पर माँ की सौगात बेटी के लिए थी, इसलिए उसमें से मुट्ठी भर भी न निकाल सका। वह चलते चलते 15 कोस आ गया। 16, 17, 18 और अब तो जलालगढ़ रेलवे का सिग्नल भी उसे दिखने लगा। गांव का ऊंचा ताड़ का वृक्ष भी दिखा, मानो सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा हो। किसी तरह गिरता पड़ता घर तक जा पहुंचा। उसे बड़ी बहुरिया की आवाज़ सुनाई दी, हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुम्हें? हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। बड़ी मुश्किल से बोला, बड़ी बहुरिया। अब तक वह होश में आ चुका था। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफ़ी मांग ली और कहा, मैं तुम्हारा संदेश न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। बड़ी बहुरिया गरम दूध में मुट्ठी भर चूड़ा डालकर मसकने लगी और संवाद भेजने की अपनी गलती पर पछताती रही। तो इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में दर्शाया है, हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को
उसके भीतर के हाहाकार को संवादिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवादिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है।